हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर सुनना, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे नोट्स है और ईजी वे में बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। हमारा आज का पार्ट फर्स्ट होगा। चैप्टर 1 में हम लोग जान चुके हैं नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब देशभक्ति। सो आज हम लोग जानेंगे इंडिया में नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ। बेसिकली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिस वजह से इंडिया में नेशनलिज्म काफी इंक्रीज हो चुका था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आपको बताना है इसका रीजन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे ग्रो कर गया या फिर नेशनलिज्म के फीलिंग लोगों में कैसे ग्रोथ कर गई। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी सिचुएशन थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। ब्रिटिशर का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो चुका था ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So it led to huge increase in defense expenditure। ब्रिटिशर का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली और उसको फाइनेंस किया गया बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। इसका मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया जिस वजह से लोग नाराज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स। सो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। इसका मतलब नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिस वजह से भी लोग नाराज थे। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस इंक्रीज। सो प्राइस डबल हो चुके थे थ्रू द वॉर ईयर्स। प्राइस इंक्रीज डबल हो चुके थे बिटवीन 1913 एंड 18 विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिस वजह से आम आदमी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो प्राइस इंक्रीज से आपको याद रखना है डबल हो चुकी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। इसका मतलब जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था जिस वजह से भी बहुत सारे लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो चुके थे। नेक्स्ट क्रॉप फेलियर। सो उसी टाइम पे ड्यूरिंग 1918-2021 क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप फेलियर की वजह से इंडिया में उस समय एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, यानी कि फूड की प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज हो गया। नेक्स्ट रीजन इज फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसका मतलब जो 1920s का जो समय था उस समय जो फेमाइन है और एपिडेमिक यानी कि महामारी फैल चुकी थी। ये डेटा बताता है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड, यानी इतने सारे लोग उस समय मर चुके थे एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक की वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो सत्याग्रह का आइडिया महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये आपको याद रखना। सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी जी। सो इसका बेसिक मीनिंग होता है इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसर। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका कोई भी विरोधी है उसके अगेंस्ट आपको नॉन वायलेंट मेथड यूज करना है। ना उसके कुछ पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज। ये किस चीज पर फोकस करता है? द पावर ऑफ ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ, सच पर ज्यादा फोकस करता है, सच की पावर पर। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो इट फोकस ऑन बेसिकली पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट, इट सजेस्टेड दैट, ये सजेस्ट करता है इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आपका रीजन सही है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपकी जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं। इसका मतलब अगर आप ईमानदार हो, सच्चे हो, तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होगी।
थर्ड पॉइंट, विदाउट सीकिंग वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना, और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इसका मतलब अगर सत्याग्रही चाहे तो नॉन वायलेंस तरीके से भी अपना बैटल या अपनी जंग जीत सकता है, उसको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कुड बी डन, और ये किया जा सकता है बाय अपीलिंग, अपील करके टू द कंसियंस ऑफ द ओप्रेसर। लास्ट पॉइंट, बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के थ्रू ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। इसका मतलब एक दिन सच की जीत जरूर होगी। सो महात्मा गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। महात्मा गांधी जी को लगता था नॉन वायलेंस ऐसा मेथड है जिससे पूरा ऑल इंडिया यूनाइट हो सकता है, सभी लोगों को ये यूनाइट जरूर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी जी इनिशियल मूवमेंट। गांधी जी के जो स्टार्टिंग के जो मूवमेंट है वो जानेंगे, बिकॉज गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, उसके बाद 1917 एंड 18, इस 2 इयर्स में गांधी जी ने कुछ जो रीजनल मूवमेंट है वो किए थे, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो बाद में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले जानेंगे चंपारण मूवमेंट, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये स्टार्ट हुआ था ईयर 1917, और ये प्लेस आपको याद रखना है इन बिहार, और ये किया था ये मूवमेंट बाय पीजेंट। और इसकी जो प्रॉब्लम थी, फोर्सफुल इंडिगो प्लांटेशन, किसानों को मजबूर किया जाता था इंडिगो प्लांटेशन के लिए। सो आपको ये प्रॉब्लम याद रखनी है, बेसिक प्रॉब्लम थी इंडिगो प्लांटेशन की। सो जो किसान थे उनकी डिमांड थी कि जो इंडिगो उगाई जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, इसको रोका जाए या फिर इसको कम किया जाए। सो ये जो मूवमेंट है इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। ये बेसिक बातें आपको चंपारण सत्याग्रह से या फिर चंपारण मूवमेंट से याद रखनी है। नेक्स्ट मूवमेंट खेड़ा मूवमेंट आपको याद रखना है। खेड़ा मूवमेंट 1917-18 के टाइम पर हुआ था, और ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, स्टेट आपको याद रखना उस समय गुजरात, और ये भी पीजेंट ने किया था। इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्रॉप फेलियर हो चुका था। सो द क्रॉप फेलियर बाय प्लेग एपिडेमिक, इसलिए जो किसान है वो डिमांड कर रहे थे कि टैक्स को कम कर दिया जाए। और ये जो मूवमेंट है इसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी कहा जाता है। गांधी जी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खेड़ा मूवमेंट कहलाता है। इसके अलावा अहमदाबाद मूवमेंट भी आपको याद रखना है, ये बेसिकली 1918 में हुआ था, और ये भी गुजरात में हुआ था। सो ये दोनों जो खेड़ा एंड अहमदाबाद, ये दोनों गुजरात में हुए थे, और ये मूवमेंट अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने किया था। अभी तक के जो 2 मूवमेंट थे वो पीजेंट ने किया था, और ये वर्कर्स ने किया था। इस मूवमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था वो विड्रॉ कर दिया गया था, और इसके अलावा जो वर्कर्स है वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए और जो प्लेग बोनस है वो दिया जाए। और इस मूवमेंट को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहा जाता है ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो पहला हंगर स्ट्राइक था इंडिया में वो अहमदाबाद था। सो आपको इसको ट्रिक से याद करना होगा। सबसे पहले ये ट्रिक याद रखनी होगी, केक फॉर रिवोल्ट। गांधी जी ने आते ही इंडिया में रिवोल्ट के लिए केक खाया। सो सी से आपको याद रखना है चंपारण, ए से अहमदाबाद, और के से खेड़ा। उसके बाद जो चंपारण है उसके लिए आपको याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। सो सी फॉर चंपारण, सी फॉर सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा जो अहमदाबाद है वो था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, तो इसमें एच आ रहा है तो अहमदाबाद, और इसमें एच हंगर स्ट्राइक। इस तरीके से आपको ये तीनों मूवमेंट को याद रखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इंडियन वर आउटरेज बाय द रोलेक्ट एक्ट। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको याद रखना है। अब इसके प्रोविजन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोविजन इज दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड। पहली बात आपको याद रखना है, इसको हरीडली पास किया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर ने इसका ओपोजिशन किया था, इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जल्दबाजी में पास कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। ये गवर्नमेंट को इनॉर्मस यानी कि अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करता था
टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब इंडिया में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए ये जो एक्ट है गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेन पॉइंट है। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसका मतलब जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको बिना ट्रायल, बिना पेशी के 2 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। इसका मतलब इस एक्ट में ना तो आप दलील दे सकते हो अपनी और ना ही आप अपना वकील कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी के अकॉर्डिंग, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लोगों का क्या रिएक्शन था? सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी जी का क्या रिएक्शन था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी जी चाहते थे ऐसे एक्ट के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया जाए, विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और जो हड़ताल से स्टार्ट होगा और जो कब होगी हड़ताल, 6 अप्रैल को। इसके अलावा रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। बहुत सारी सिटीज में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया और जो वर्कर्स थे वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पर चले गए। इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और दुकानों को बंद कर दिया गया। सो ये लोगों का रिएक्शन था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का रिएक्शन बताना है। वो चाहते थे नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया जाए और वो भी 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ। इसके अलावा लोगों ने रैलीज की, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और शॉप्स को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिशर अगेंस्ट पीपल। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहला स्टेप्स, जो भी लोकल लीडर्स थे वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, उनको अमृतसर से वहां से जेल में पिकअप कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट, महात्मा गांधी वर बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोका गया। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल जो प्रोसेसन था उसके ऊपर फायरिंग कर दी और इसके अलावा जो मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसका मतलब जो मिलिट्री है उसके पास में पावर आ गई, वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड, और ये जो कमांड है किसको मिल गई? जनरल डायर को। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट आता है इसके बारे में। सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट बताना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑन 13 अप्रैल 1919। ये डेट आपको स्पेशली याद रखनी क्योंकि इसी डेट को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। द इनफेमस जलियांवाला बाग incident took place. Next point, on that day a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. उस दिन बहुत सारे लोग जो जलियांवाला बाग है वहां पर इकट्ठा हुए थे। उसकी वजह दो थी, एक वजह ये थी कि जो बहुत सारे लोग थे वो प्रोटेस्ट के लिए आए थे और कुछ लोग बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, सम केम टू प्रोटेस्ट, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रेप्रेसिव। नेक्स्ट पॉइंट, अदर हैड टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और कुछ लोग जो बैसाखी फेयर है त्योहार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। सो फ्रॉम बीइंग आउटसाइड द सिटीज, सिटीज से दूर रहने की वजह से मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, बहुत सारे लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था, दैट हैड बीन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया। जनरल डायर यहाँ पे फोटो में दिखा रखा है, जनरल डायर वहां पर आता है और वो जो एग्जिट पॉइंट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, बिकॉज यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही हुआ करता था जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई। सो जब एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया तब लोग वहां से नहीं जा सकते थे। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और लोगों पर ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पे मारे गए। नाउ इस पिक्चर में देख सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये जनरल डायर ने जब ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया तो काफी सारे लोग मारे गए थे। नाउ दोनों पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। सो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक इज व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द रोलेट सत्याग्रह।
महात्मा गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ क्यों कर दिया था, इसका रीजन देखते हैं। फर्स्ट रीजन इज देयर वर स्ट्राइक्स क्लैशेस विद पुलिस, लोगों का पुलिस के साथ झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग पे भी अटैक कर रहे थे। इसका मतलब जो वायलेंस है वो इंक्रीज हो चुका था। सो जब भी वायलेंस बढ़ जाता था तब गांधी जी अपने मूवमेंट को खत्म कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन seeking to humiliate and terrorize people। इसके जवाब में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ब्रूटल जो पॉलिसीज अपनाई, इसका मतलब लोगों को जरूरत से ज्यादा उन्होंने परेशान किया। नाउ नेक्स्ट, सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोज, सत्याग्रहियों की जो नाक है वो ग्राउंड पे रगड़ी गई। इसके अलावा क्रोल ऑन द स्ट्रीट, गली गली उन्हें घसीटा गया। डू सलाम या सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स, और उनको फोर्स किया गया कि जो उनके जो सीनियर है साहिब है उनको सैल्यूट किया जाए। एंड पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेज अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब, और कई जगह लोगों को कोड़े से पीटा गया और गांवों में बम गिराया गया। सो सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, जब वायलेंस बढ़ गया सो महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया। आगे हम लोग देखेंगे खिलाफत मूवमेंट क्या था, पहले देखते हैं कि गांधी जी ने इनको सपोर्ट क्यों किया। फर्स्ट पॉइंट इज एज द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट इट वॉज स्टिल लिमिटेड, रोलेट सत्याग्रह लिमिटेड था टू सिटीज एंड टाउन्स। फर्स्ट रीजन इज, सेकेंड रीजन he felt the need to launch a more broad based movement in India, गांधी जी चाहते थे बड़े लेवल पर मूवमेंट स्टार्ट करना। सो उस वजह से गांधी जी को जरूरत थी कि सभी लोग यूनाइटेड होकर लड़े। नेक्स्ट पॉइंट, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर, गांधी जी को लगता था जब तक हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर अगर कोई मूवमेंट नहीं करते तब तक हम लोग कोई ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता था, हिंदू और मुस्लिम तभी साथ आ सकते थे जब खिलाफत इशू या फिर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, हाउ डिड गांधी जी मर्ज द खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। So first point is the First World War ended with the defeat of Ottoman Turkey. First World War में Ottoman Turkey की हार हुई थी, जिस वजह से ये रूमर था कि Hars Peace Treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, जिस वजह से लोगों को ये रूमर फैल चुका था, ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो ओटोमन एम्परर है उसके ऊपर हार्स पीस ट्रीटी लगाई जा सकती है। ओटोमन एम्परर बेसिकली हुआ करता था स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जिसे खलीफा कहा जाता था। नेक्स्ट, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1990। सो इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई गई कहाँ पे, बॉम्बे में इन मार्च 1990s, ताकि ये जो खलीफा का इशू है इसको इजीली सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट, ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, आपको याद रखना है मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सो ये अली ब्रदर्स ने इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई और ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। एंड दे बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, और उन्होंने महात्मा गांधी जी से बातचीत की और वो चाहते थे एक यूनाइटेड मास एक्शन लिया जाए अगेंस्ट ब्रिटिशर। नेक्स्ट, गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट दैट इज एनसीएम, गांधी जी को लगा ये सबसे बेस्ट मौका है जिससे मुस्लिम को भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। सो एट द कलकत्ता सेशन, आपको याद रखना है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920,
He convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज, जिस वजह से कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के जो 1920 में हुआ था, और आपको मंथ भी याद रखना है सितंबर 1920, बिकॉज 1920 में 2 सेशन हुए थे। फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो था सितंबर में, और जो नेक्स्ट सेशन जो एज यूजुअल होता था दिसंबर में। सो जो सितंबर वाला जो सेशन था वो हुआ था कलकत्ता में, और जो दूसरा सेशन था दिसंबर वाला वो हुआ था नागपुर में। सो ये दोनों आपको याद रखना है। ये 1922 सेशन, फर्स्ट सितंबर सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, सेकंड दिसंबर सेशन जो नागपुर में हुआ था। इसमें गांधी जी ने जो कांग्रेस के लीडर है उनको कन्विंस कर लिया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो खिलाफत जो मूवमेंट है इसके साथ में चलाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, कि नॉन कोऑपरेशन ही गांधी जी ने क्यों सेलेक्ट किया, कहां से उनको ये आइडिया आया। सो इन हिज फेमस बुक, आपको याद रखना है बुक का नाम हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन। महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो तभी स्टैब्लिश हो चुका है या फिर हो पाया है बिकॉज इंडियन उनको कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इसी कोऑपरेशन की वजह से ये सर्वाइव कर रहा है। सो इफ इंडियन रेफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर हम लोग उनको रेफ्यूज कर देंगे, अगर सभी इंडियन उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, और ये ब्रिटिश रूल इंडिया में जल्दी ही खत्म हो जाएगा विद इन ए ईयर, 1 साल के अंतर्गत ब्रिटिश रूल इंडिया में कोलैप्स कर सकता है, एंड स्वराज वुड कम, और इंडिया में स्वराज यानी कि जो हमारा राज आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम ए मूवमेंट। सो ये जो नॉन कोऑपरेशन का जो आइडिया हिंद स्वराज से गांधी जी को मिला था, तो ये कैसे एक मूवमेंट बन गया, इसको आपको बताना है। गांधी जी प्रोपोज्ड द मूवमेंट शुड एनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने कहा ये जो मूवमेंट है वो स्टेजेस में चलेगा। सबसे पहले सरेंडर किया जाएगा जो भी टाइटल्स है उनको। सो इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। उसके बाद बाइकआउट किया जाएगा। सो बाइकआउट किस चीज का किया जाएगा? सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सभी का बाइकआउट किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज करती है तब फुल सीडीएम लॉन्च कर दिया जाएगा। सो ये 3 स्टेप आपको याद रखना। सबसे पहले टाइटल को सरेंडर किया जाएगा, उसके बाद बाइकआउट किया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज करती है तब फुल सीडीएम लॉन्च कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर मैनी विद इन द कांग्रेस कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। आपको बताना है जो नॉन कोऑपरेशन का जो प्रपोजल था गांधी जी ने सितंबर 1920 में रखा था, जिस वजह से बहुत सारे जो कांग्रेस मेंबर थे वो इसे इंटरेस्टेड नहीं थे, इससे कंसर्न थे। सो इसका बेसिक रीजन था दे वर रिलेक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो चाहते थे जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करना, जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उनको ये लगता था मूवमेंट की वजह से वायलेंस बढ़ सकता है। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागपुर सेशन दिसंबर 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. So finally जो नागपुर सेशन था जो कि बेसिकली दिसंबर 1920 में हुआ था, उस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। सो एनसीएम प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। आपको याद रखना है एनसीएम को कब अडॉप्ट किया गया था? नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920। Next question is explain all the different social groups which joined the non-cooperation movement of 1921। आपको बताना है जो वेरियस सोशल ग्रुप था
जिसने एनसीएम में पार्टिसिपेट किया था। सो इसको हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स, इसके बाद पढ़ेंगे जो कंट्री साइड है, इसका मतलब रूरल एरियाज, और उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनके बारे में। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। आपको याद रखना है टाउन्स में यानी कि शहरों में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से। सो इसमें और क्या क्या किया गया था? सबसे पहले बाइकआउट किया गया था स्कूल एंड कॉलेजेस को। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, स्कूल और कॉलेजेस को, और इसके अलावा हेडमास्टर एंड टीचर्स उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। नाउ नेक्स्ट, बाइकआउट लॉ कोर्ट। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, इसका मतलब वो कोर्ट में नहीं जाते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन। जो काउंसिल इलेक्शन था उसको भी बाइकआउट किया गया था। काउंसिल इलेक्शन वर बाइकआउटेड इन मोस्ट प्रोविंस। आपको याद रखना है सिर्फ मद्रास को छोड़कर हर जगह इसको बाइकआउट किया गया था, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस पार्टी हुआ करती थी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ये भी आपको याद रखना है, जस्टिस पार्टी कौन सी पार्टी थी? द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। और उनको ऐसा लगता था कि एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। काउंसिल में एंट्री से उनको कुछ पावर मिल सकती है, डेट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू, और जो पावर सिर्फ ब्राह्मणों को हुआ करती थी। सो वो पावर एक्सेस करने के पर्पज से ये जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया। इसके रिगार्डिंग अलग से क्वेश्चन आता है फॉरेन गुड्स के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। जो इकोनॉमिक फ्रंट से हमें बताना है कि जो नॉन कोऑपरेशन का इफेक्ट्स क्या हुआ था। सो इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन वर, फर्स्ट बाइकआउट फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया था। सो फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड। इसके अलावा लिकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। और जो फॉरेन क्लॉथ है उसको जला दिया गया था। नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट ये हुआ जो इम्पोर्ट है वो रिड्यूस हो गया। सो द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ, यानी कि आधा हो चुका था बिटवीन 1921 एंड 22। ये वो समय था जब ये एनसीएम मूवमेंट चल रहा था। सो इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। इसका मतलब ये आधी हो चुकी थी। नेक्स्ट, बाइकआउट फॉरेन ट्रेड को भी बाइकआउट किया गया। जो भी इंडिया में मर्चेंट थे या फिर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मना कर दिया टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड्स में फाइनेंस करने से भी उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो भी बूस्ट कर गई। सो एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड, बाइकआउट मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ, मैनी पीपल डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ। बहुत सारे लोगों ने जो विदेशी जो कपड़ा आता था, इम्पोर्टेड कपड़ा हुआ करता था, उसको उन्होंने डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको लोग यूज नहीं करते थे। एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, और इंडियन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जिस वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का जो प्रोडक्शन है काफी इंक्रीज हो चुका था, जिस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्टअप मिला। नाउ नेक्स्ट, स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन कुछ समय बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें जो स्पीड में गति देखी गई, उसका रीजन क्या था? सबसे पहली बात, जो खादी हुआ करता था काफी एक्सपेंसिव था। सेकंड, नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंडस्ट्रीज, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स उन्होंने भी दोबारा से ज्वाइन बैक कर लिया। नाउ अब हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मूवमेंट इन द कंट्री साइड। इसका मतलब रूरल एरियाज में जो मूवमेंट है वो कैसे हुआ था। इसको भी 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो मूवमेंट है वो देखेंगे पीजेंट के द्वारा, और सेकंड इसमें देखेंगे जो ट्राइबल पीपल के द्वारा। सबसे पहले पढ़ते हैं मूवमेंट बाय पीजेंट। पीजेंट के द्वारा जो मूवमेंट किया गया था उसको, इसके लिए हमें देखना होगा अवध में। सो इन अवध पीजेंट वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र। आपको याद रखना है लीडर का नाम बाबा रामचंद्र, और ये लोकेशन कहाँ की है? अवध।
जो कि एक सन्यासी हुआ करते थे, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, जो पहले फिजी में एज एन एंडेंजर्ड लेबर काम किया करते थे। और आपको रीजन याद रखना है, बेसिक रीजन क्या था, हाई रेंट। सबसे पहला जो रीजन था वो था जो रेंट था वो ज्यादा था। सो द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार, और जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदार था एंड द लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट हाई रेंट, जो पीजेंट से हाई रेंट डिमांड कर रहे थे, और इसके अलावा और भी अदर सेसिस या टैक्स वो चार्ज किया करते थे। ये फोटो है बाबा रामचंद्र की, जो कि अवध में मेन रोल प्ले कर रहे थे। नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी जो बेकार था। इसका मतलब पीजेंट हैड टू डू बेकार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स विदाउट एनी पेमेंट, और उनको बिना पेमेंट के ही काम करना पड़ता था। इसके अलावा अनदर प्रॉब्लम इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब जो दूसरे के फार्म पे काम करते हैं, खेतों पे काम करते हैं। दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर being regularly evicted so that they could acquire no right over the lease land। ये भी आपको याद रखना है, जो उनकी जो जमीन थी वो उनसे छीन ली गई थी और उनको दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता था, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं हुआ करता था। नाउ इनकी डिमांड देख लेते हैं, क्या डिमांड थी। सबसे पहले डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को कम करना। सेकेंड थी जो बेगार था उसको हटाना, सो अबोलिशन ऑफ बेगार। थर्ड, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड के ही खिलाफ थे, वो चाहते थे इस लैंडलॉर्ड वाले जो सिस्टम है वो उसी को ही बंद कर दिया जाए। और इसके अलावा वो चाहते थे जो लैंड है उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब हम देखते हैं कि वेज ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, यानी इसका विरोध करने का तरीका क्या क्या था इनका। सबसे पहले नाई धोबी बंद किया गया। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत, और इसका मकसद ये था ताकि जो लैंडलॉर्ड्स है उनको डिप्राइव किया जा सके बेसिक जो सर्विसेज थी जैसे बार्बर्स एंड वॉशरमैन की। सेकंड जो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका था उसके लिए उन्होंने अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की। बाय अक्टूबर अवध किसान सभा वो सेटअप, और इसके जो मेन हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू एंड द बाबा रामचंद्र। आपको दोनों लीडर का नाम याद रखना है रिगार्डिंग अवध किसान सभा। और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस फिर स्टैब्लिश हो गई, लेकिन उसके बाद जो किसान है वो बहुत सारी जगह वायलेंस करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हिल और ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड। अब हम लोग देखेंगे जो ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट किया था वो क्यों किया था। सो इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है जो ट्राइबल पीपल ने रिवोल्ट किया था वो किया था गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट किया था लोगों ने। अब देखते हैं इनकी क्या मेजर प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, उनका जो फॉरेस्ट एरिया था उसको बंद कर दिया था और उसके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिशर का हो चुका था। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग पीपल, लोगों को रोका जाता था फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने के लिए। इसके अलावा टू ग्रेज देयर कैटल, यानी कि अपने जानवरों को वो ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते थे। और लास्ट में कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और उनको रोका जाता था कि वो फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं कर सकते और फॉरेस्ट से फ्रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से ट्राइबल पीपल नाराज हो गए। इसके अलावा नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, उनकी लाइवलीहुड के अलावा उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है उसको भी डिनाई किया गया, जिस वजह से भी उनमें गुस्सा था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी जो पीजेंट के लिए भी थी, बेगार। व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड, और उनको रोड बिल्डिंग और अदर वर्क के लिए फ्री में काम करवाया जाता था, जिस वजह से जो हिल पीपल ने रिवोल्ट किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लीडर थे उस समय, अलूरी सीताराम राजू। ये इनकी फोटो दे रखी है। अब इनके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। सो ही वाज क्लेम दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, और वो क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, उनको ये लगता था कि वो भविष्य के बारे में बता सकते हैं। एंड हील पीपल, और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और उनको बुलेट शॉट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द रिबल प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, और उनको इनकारनेशन ऑफ गॉड कहते थे लोग।
ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड थे, और वो लोगों को परसुएड करते थे टू वियर खादी, खादी पहनने के लिए, एंड साथ के साथ गिव अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग को छोड़ने के लिए भी वो लोगों को परसुएड करते थे, इसका मतलब लोगों को समझाते थे। बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया could be liberated only by use of force, not non violence। हालांकि वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये लगता था कि इंडिया को आज़ादी तभी मिलेगी बाय द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स से इसका मतलब वायलेंस के थ्रू मिल सकती है, नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती। सो राजीव वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो, और उसके बाद वो फोक हीरो बन गए। 1924 में इनको मार दिया गया था। नाउ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो प्लांटेशन वर्कर्स है, थर्ड पॉइंट प्लांटेशन वर्कर के बारे में, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्लांटेशन वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सो जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए गांधी जी का जो स्वराज का जो मीनिंग था अलग हुआ करता था। सो उनके लिए स्वराज का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली, ये याद रखना है, यानी कि उनको घूमने की आज़ादी मिलना ही उनके लिए स्वराज था। प्लांटेशन वर्कर्स, ये बात हो रही है इन आसाम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इसका मतलब बिना परमिशन के यहाँ पर जो भी प्लांटेशन वर्कर काम करते थे वो छोड़कर नहीं जा सकते थे, यानी कि अपने घर नहीं जा सकते थे। ये मेजर प्रॉब्लम थी। सो व्हेन दे हियर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तब थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तब उन्होंने प्लांटेशन यहाँ पर जगह को छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिए, और उनको लगता था गांधी राज वॉज कमिंग, गांधी राज आने वाला है, एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और उनके गांव में उनको जल्दी ही जमीन मिल जाएगी। बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, और वो अपने डेस्टिनेशन यानी अपने गांव नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही ऑन द वे बाय ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक दे वर कॉट बाय द पुलिस, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया एंड ब्रूटली बीटन अप, और उनको बेरहमी से पीटा गया। और वो जो स्लोगन वो डिमांड कर रहे थे वो था स्वतंत्र भारत। सो हमने ये तीनों के बारे में देख लिया। इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में देख चुके हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। आज हम लोग आगे देखेंगे गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया था। बेसिक रीजन था जिसे हम लोग इमीडिएट रीजन भी बोल सकते थे, वो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में। सो गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द एनसीएम इन 12 फेब 1922। इसका मतलब इस मूवमेंट को कब विड्रॉ किया गया? 12 फरवरी 1922 को, और इसका रीजन था ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, और ये इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922। और कहाँ पे हुआ था ये भी आपको याद रखना है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत 22 पुलिस मैन वर बर्न्ड, 22 पुलिस जो मैन थे उनको जला दिया गया था। जिस वजह से जब इतना सारा वायलेंस इंक्रीज हो गया तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को तुरंत ही विड्रॉ कर दिया। ये फोटो है चौरी चौरा 1922, यहाँ पे बता रखा है चौरी चौरा इन गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न इनटू ए वायलेंट क्लैश। So, hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt of the non-cooperation movement. Now, इसके अलावा और भी रीजन है वो देख सकते हैं, ये देख ही लिया हमने। और वायलेंट जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। सो वायलेंस इंक्रीज, गांधी जी रियलाइज दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। अब मूवमेंट पहले से ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था, जिस वजह से गांधी जी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। इसके अलावा गांधी जी को लगा कि लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सो नीड टू ट्रेन पीपल, सत्याग्रही नीडेड टू प्रॉपरली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल।
गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो भी पार्टिसिपेंट है, सत्याग्रही है, उनको मास स्ट्रगल के लिए ट्रेन करने की जरूरत है। एंड लास्ट पॉइंट, कुछ जो कांग्रेस के मेंबर है वो चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, कुछ लीडर इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे, एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट टू द प्रोविंशियल इलेक्शन। सो इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिस वजह से भी गांधी जी को लगा इस मूवमेंट को विड्रॉ कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। अगला टॉपिक हमारा स्वराज पार्टी के बारे में, इसके बारे में आता है कि इसको किसने फॉर्म किया था। सो 2% को आपका नाम याद रखना है। फर्स्ट इज CR दास एंड नेक्स्ट इज मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। सो दिस आर द 2%, मोतीलाल नेहरू जी एंड CR दास। नाउ CR दास की आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, चित्तरंजन दास। इसके अलावा इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वाज द पार्टी फॉर्म, पार्टी क्यों बनाई गई थी। बेसिकली आपको पहले तो इसकी डेट याद रखनी है। ये पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनाई गई थी, और इसका जो बेसिक रीजन था वो 2 रीजन है। बिकॉज विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial election। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर है वो टायर्ड ऑफ हो चुके थे, और वो चाहते थे प्रोविंशियल इलेक्शन में। और दे फेल्ट दैट, उनको लगता था इट वाज इम्पोर्टेंट टू ओपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। सो काउंसिल में रहकर वो लोग ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उसका विरोध आसानी से कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें लगा पार्टी बनानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। इसका मतलब लेट 1920s के समय पर आपको 2 ऐसे फैक्टर्स या 2 ऐसे इंसिडेंट बताने जिससे इंडियन पॉलिटिक्स के अलग जो तस्वीर बनी। सो फर्स्ट इसमें आता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 वाला, आपको याद रखना है। इसके अलावा साइमन कमीशन जो बेसिकली इंडिया में कब आया था, 1928। अब इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। सो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था बेसिकली 1929 से स्टार्ट होकर ये 1930s के स्टार्टिंग पीरियड में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसका। तो इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं। सबसे पहला, एग्रीकल्चर प्राइस बिगेन टू फॉल, यानी कि इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर प्राइस है वो कम हो चुके थे फ्रॉम 1926, एंड आफ्टर 1930 प्राइस वाज कोलैप्स्ड, और जो प्राइस है पूरी तरीके से गिर गई। नेक्स्ट, जब प्राइस गिर गई तो जो एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हो गया, एज द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फॉल। जैसे ही एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम हुई वैसे ही जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया। थर्ड, जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट्स है, वो बताना है पीजेंट फेस डिफिकल्टीज। इंडिया में जो भी किसान थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दे फाउंड डिफिकल्ट टू, और उनके लिए क्या प्रॉब्लम हुई, फर्स्ट प्रॉब्लम टू सेल देयर हार्वेस्ट, यानी कि अपनी क्रॉप को वो सेल जब करते थे तब उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम हो चुका था और प्राइस भी कम हो चुकी थी। नेक्स्ट, पे द रेवेन्यू, क्योंकि उनके पास इतना अमाउंट नहीं था जिस वजह से वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। सो ये बेसिकली 2 प्रॉब्लम थी फॉर द पीजेंट। नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो साइमन कमीशन पे कई बार शॉर्ट नोट आता है। बेसिकली ये ईयर याद रखना है आपको, 1928। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, मेन हेड कौन थे। सो इट वाज ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके मेन हेड थे, जिसके नाम से साइमन कमीशन बनाया गया। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या था, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। इसका मतलब ये जो कमीशन आया था वो चेक करने आया था इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, और इसके अलावा उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके लिए सजेशन देने के लिए आया था।
बट उसमें प्रॉब्लम आपको याद रखने, मेन प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, यानी कि उसमें सारे के सारे ब्रिटिशर थे, जिस वजह से इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी वो सब नाराज थे इससे, और उन्होंने एक साथ मिलकर इस कमीशन का विरोध किया था। अब देखते हैं क्या स्लोगन था और ये इंडिया में कब अराइव हुआ। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। सो ईयर आपको याद रखना है, अराइव कब हुआ? 1928। और जो स्लोगन था वो काफी फेमस हुआ था, गो बैक साइमन। सो गो बैक साइमन नाम से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जैसे देख सकते हैं इसमें गो बैक साइमन के नाम से यहाँ पर सारे जो पार्टियां थी इंडिया में सभी ने प्रोटेस्ट किया था। ये इधर साइमन के बारे में देख सकते हैं, फोटो दे रखी है साइमन की। नाउ इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको बताना है, पार्टिसिपेटेड, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। सो ऑल पार्टीज, बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूड द कांग्रेस, हिंदू महासभा एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उनके खिलाफ जब विरोध हुआ तब सभी ने एक साथ इसका पार्टिसिपेट किया था इस विरोध में। नाउ नेक्स्ट, जब इंडिया में रिवॉल्यूशन हो रहा था और इतने अगेंस्ट हो चुके थे ब्रिटिशर के लोग, तब इरविन ने अक्टूबर 1929 में 2 ऑफर दिए थे। सो ये क्वेश्चन आता है, राइट द 2 ऑफर्स गिवन बाय लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय वॉइस रॉय थे, इन अक्टूबर 1929। फर्स्ट ऑफर आपको याद रखना, दैट इज डोमिनियन स्टेटस, एंड सेकंड बताना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहले जानते जो डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है। सो इट मीन्स सेमी ऑटोनोमस कंट्री विद इन ब्रिटिश। इसका मतलब ब्रिटिशर का कंट्रोल रहेगा और उसमें आपको सेमी ऑटोनोमस कंट्री माना जाएगा, यानी कि कुछ पावर दी जाएगी, बट फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिशर की होगी। इसके अलावा सेकंड ऑफर था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होनी थी? बेसिकली इन लंदन। और इसके लिए आपको याद रखना है ये टोटल कितने हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ओनली सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट 1929 में ही सबसे इंपॉर्टेंट लाहौर सेशन हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाई लाहौर सेशन ऑफ 1929 कॉल्ड द हिस्टोरिकल सेशन। इसको हिस्टोरिकल सेशन क्यों माना गया है? और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन भी है इंडिया की हिस्ट्री में। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी इस कांग्रेस सेशन के जो लाहौर में हुई थी प्रेसिडेंट थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि डिमांड क्या थी। सो डिमांड और रिजोल्यूशन क्या लिया गया था? द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिमांड किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930, जो अगले साल यानी कि अगले मंथ ही, जैसे क्योंकि ये 29 में हुआ था तो अगले मंथ 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये ट्रेडिशन फिर चलता रहा आगे भी, हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें गांधी जी का जो सीडीएम है उसको लॉन्च करने की बात कही गई थी, और गांधी जी वॉज गिवन परमिशन टू लॉन्च सीडीएम। गांधी जी को सीडीएम लॉन्च करने की परमिशन मिल चुकी थी। सो बेसिकली इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। डिमांड थी जो पूर्ण स्वराज के बारे में डिमांड थी, और इसमें क्या डिक्लेरेशन हुआ था कि 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाए। और लास्ट पॉइंट, परमिशन दे दी गई थी टू लॉन्च सीडीएम। नाउ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, यहाँ पर ये फोटो दे रखी है अबाउट जवाहरलाल नेहरू जी की, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी जो कांग्रेस लीडर है उनके बारे में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द सॉल्ट चोजन एज ए वेपन बाय गांधी जी। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना था? बिकॉज
गांधी जी जब सीडीएम लॉन्च कर रहे थे तो उससे पहले एक इशू स्टार्ट करना था जो कि कॉमन हो और जिससे सब लोगों को जोड़ा जा सके। सो सोल्ट सबसे बेसिक एसेंशियल आइटम हुआ करता था, या फिर आज भी यही मेन आइटम है जो रिच एंड पुअर सभी यूज करते हैं। सो इसके रीजन देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज एसेंशियल आइटम या फिर बेसिक आइटम। इट वॉज कंज्यूम बाय बोथ रिच एंड पुअर। इसको सभी, चाहे रिच हो या पुअर, सब लोग यूज करते हैं, इसलिए इससे सबको आसानी से कनेक्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोज सोल्ट टैक्स। ब्रिटिशर सोल्ट पे भी टैक्स लेते थे। सो द ब्रिटिशर इम्पोज टैक्स ऑन सोल्ट, जिस वजह से भी गांधी जी को लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा एज ए सीडीएम लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट, मोनोपोली। इसका मतलब सिर्फ ब्रिटिशर को ही राइट हुआ करता था। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल अथॉरिटी ओवर इट्स प्रोडक्शन, यानी कि सोल्ट बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए सिर्फ राइट किसको होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा गांधी जी को लगा इससे वाइडर बेस होगा, यानी कि ज्यादा कवर किया जा सकता है। सो सोल्ट वाज चोजन टू गिव द मूवमेंट ए वाइड बेस। सो ये मूवमेंट को वाइड बेस प्रोवाइड करेगा। एंड लास्ट पॉइंट, यूनाइट नेशन। ये देश को यूनाइट भी करेगा। इट वॉज ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो देश को यूनाइट कर सकता है, जिस वजह से गांधी जी ने नमक को ही एज ए वेपन यूज किया। और जो नमक कानून को तोड़कर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी ने सीडीएम लॉन्च किया। यहाँ पर गांधी जी जो नमक कानून है वो ब्रेक कर रहे हैं, देख सकते हैं फोटो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सोल्ट मार्च। सोल्ट मार्च के बारे में बताना है, इसके क्या क्या मेन फीचर्स थे। इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। सो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। सो बेसिकली 24 डेज का ये टाइम पीरियड था ये सोल्ट मार्च के लिए, आपको याद रखना है। इसके कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट। सो इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12th मार्च, ये डेट याद रखनी है, विद 78 फॉलोअर्स। सो गांधी जी के साथ 78 और भी उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने साबरमती आश्रम से 12th मार्च को ये जो सीडीएम है या फिर बोल सकते हैं सोल्ट मार्च स्टार्ट किया था। और उसके बाद बहुत सारे पर्सन इनके साथ जुड़ते चले गए। और प्लेस कौन सी थी? प्लेस थी बेसिकली साबरमती आश्रम टू डांडी, जो कोस्टल एरियाज है, कहां पर? गुजरात में। ड्यूरेशन टोटल था 24 डेज का। सो ड्यूरेशन 24 डेज का था। इसका मतलब ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है। और टोटल डिस्टेंस 240 माइल्स था। इसका मतलब 24 डेज में 240 माइल्स कवर करना था। डेट मीन्स अबाउट 10 माइल्स ए डे। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या था, या फिर कंक्लूजन क्या था? ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच डांडी एंड वायलेटेड द सोल्ट लॉ, यानी कि गांधी जी 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और वहां पर जाने के बाद सोल्ट लॉ को उन्होंने वायलेट किया, यानी कि इसको ब्रेक डाउन किया। एंड मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और सेकंड पॉइंट, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से सीडीएम स्टार्ट हो गया और इसको सीडीएम की बिगिनिंग माना जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सोल्ट मार्च के बारे में। नाउ ये पिक्चर दे रखी है गुजरात में साबरमती आश्रम से लेकर ये जो डांडी यात्रा की थी डांडी तक। सो लगभग ये 24 डेज तक ये चला था। इसमें बता रखा है द डांडी मार्च स्टार्टेड विद 78 सत्याग्रही, और उसके बाद उसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्टर गांधी जी के साथ जुड़ चुके थे। सो ये नेक्स्ट फोटो सोल्ट मार्च और डांडी मार्च के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द सीडीएम वाज लॉन्च। इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सीडीएम कौन सी सर्कमस्टेंसेस की वजह से लॉन्च किया गया। सो ये आपको पहले इसकी डेट याद रखनी है। इन 1930s के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। इसका मतलब इससे पहले इंडिया में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जिस वजह से सीडीएम को लॉन्च करना पड़ा। सबसे पहले जो कंडीशन थी वो थी फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, जो कब आया था? 1928। नेक्स्ट,
डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस इन लाहौर सेशन, जो कब हुआ था 1929 में हुआ था। इसके अलावा 1929 में ही इकोनॉमिक कॉजेस भी आपको याद रखना है, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो भी 1929 में हुआ था। और इसी टाइम के दौरान 1930s की जनवरी में गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया था इरविन के द्वारा। सो रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड ऑफ गांधी जी बाय इरविन। इस 11 डिमांड में जो सॉल्ट है वो डिमांड भी हुआ करती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सीडीएम। अब सीडीएम के बारे में हमें बताना है इसके क्या क्या फीचर्स थे। फर्स्ट फीचर्स, इट वाज स्टार्टेड विद सॉल्ट मार्च, ये सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ, लोगों ने भी जो नमक कानून है उसको तोड़ा वहां पर। और फॉरेन जो क्लॉथ है वर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया गया। इसके अलावा जो लिकर शॉप है उसको पिकेटेड किया गया। और जो पीजेंट है, पीजेंट रेफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, इसका मतलब किसानों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, इसके अलावा चौकीदारी टैक्स भी देने से मना कर दिया। और जो विलेज ऑफिशियल है उन्होंने रिजाइन दे दिया। और लास्ट में आपको याद रखना है, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। ये कुछ मेन फीचर्स है अबाउट सीडीएम। इस तरीके से स्टूडेंट आज ये पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है। टुडेस क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द सीडीएम कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। गांधी जी ने सीडीएम मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों कर दिया था, इसके रीजन जानने हैं। फर्स्ट रीजन इज लीडर्स अरेस्टेड, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, ये फर्स्ट रीजन था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन, एक एक करके कांग्रेस के सभी लीडर को अरेस्ट किया जा रहा था, जिससे वायलेंट यानी कि वायलेंस इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड रीजन, अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के डिसाइपल हुआ करते थे, शिष्य थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। थर्ड पॉइंट, महात्मा गांधी ऑल्सो अरेस्टेड, महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और उन्होंने अटैक कर दिया था पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन इन सोलापुर। ये याद रखना है, सोलापुर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने जो भी पब्लिक जो बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद इसके जवाब में ब्रिटिशर ने पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, ये पॉलिसीज जो और भी भयानक हुआ करती थी, ये स्टार्ट की। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रेप्रेशन। उसके बाद वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनको भी पीटा गया, जिस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। सो पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक, बहुत सारे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे थे उनको भी पीटा गया। इसके अलावा जो वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सो इन सच ए सिचुएशन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जिस वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट खत्म करना पड़ा। लेकिन ये सीडीएम फर्स्ट के बारे में बताया है, जो सीडीएम फर्स्ट हुआ था उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन द प्रोविजन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। सो ये डेट आपको याद रखनी है, 5 मार्च 1931, इसका जो प्रोविजन है इसमें गांधी जी ने कहा था टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड आरटीसी, सेकेंड आरटीसी के लिए गांधी जी ने सहमति दे दी थी। इसके अलावा टू स्टॉप द सीडीएम, और जो सीडीएम को स्टॉप करने के लिए भी बोल दिया था। और उसी के बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, गांधी जी को कहा गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा। सो ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। लॉर्ड इरविन जो उस समय वॉइसरॉय थे। सो इसमें सीडीएम के बारे में आपको ध्यान रखना है, सीडीएम 2 पार्ट्स में लॉन्च हुआ था। जो फर्स्ट सीडीएम था वो 1930 से 31 तक चला था, और इसमें गांधी इरविन पैक्ट के बाद में इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था। लेकिन जब गांधी जी
लंदन गए थे सेकंड आरटीसी अटेंड करने। उसके बाद 1932 में इसको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया गया, यानी कि CDM 2, और ये 1934 तक चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द CDM, यानी कि CDM 2 की बात कर रहे हैं कि CDM 2 को गांधी जी ने रीलॉन्च किया, इसके क्या रीजन थे। सो फर्स्ट रीजन इज इन 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी लंदन गए थे फॉर द कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड वाली, क्योंकि कांग्रेस ने फर्स्ट और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ सेकंड आरटीसी में यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ये आपको याद रखना है। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, लेकिन जैसा वो सोच कर गए थे वैसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया और गांधी जी काफ़ी निराश होकर इंडिया लौटे। बैक इन इंडिया, इंडिया में आने के बाद ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, गवर्नमेंट पहले से भी ज़्यादा भयंकर तरीके से या फिर और ज़्यादा कठोर तरीके से, निर्दयी तरीके से लोगों को परेशान करने लगी थी। सो न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो गांधी जी के जो डिसाइपल थे गफ्फार खान, इसके अलावा मेन लीडर उस समय नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और बोथ इन जेल, सभी जो लीडर थे वो अभी भी जेल में ही थे। इसका मतलब जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको फॉलो नहीं किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स had been imposed to prevent meeting, demonstration and boycotts, और इसके अलावा ना तो अब कोई मीटिंग, कोई डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बॉयकॉट्स कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता था तो उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाता था। सो विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द CDM, जिस वजह से महात्मा गांधी जी को CDM को लॉन्च करना पड़ा। बट फॉर ओवर ए ईयर, कुछ समय बाद द मूवमेंट कंटिन्यू, बट बाय 1934 इट्स लॉस्ट मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया और ये धीरे धीरे करके मूवमेंट अपने आप ही खत्म हो गया 1934 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द CDM। अब इसमें आपको याद रखना है CDM में कौन सी सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीजेंट के बारे में, जिसके दो कैटेगरी है, रिच पीजेंट, सेकंड पुअर पीजेंट। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जैसे बिजनेस क्लास और वर्किंग क्लास, और लास्ट में वुमेन के बारे में। सो जो रिच पीजेंट थे उनका मैक्सिमम था, बिजनेस क्लास का भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। उसका मेन रीज़न ये था कि इनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। और अब आपको ऐसे याद रखना है, जब रिच पीजेंट का सपोर्ट था कांग्रेस को या फिर कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी इनको, जिस वजह से जो पुअर पीजेंट है वो नाराज होकर इनका पार्टिसिपेशन मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। सो मिनिमम पार्टिसिपेशन था पुअर पीजेंट का, और उसी तरीके से बिजनेस क्लास को सपोर्ट था कांग्रेस का, जिस वजह से बिजनेस क्लास ने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया, और वर्किंग क्लास जो कि बिजनेस क्लास के अगेंस्ट मूवमेंट कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने इसमें कम पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा वुमेन का यहाँ पर फुल पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। सो इसमें से तीन कैटेगरी, रिच पीजेंट, इसके अलावा बिजनेस क्लास और वुमेन, इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने के लिए मिला, और पुअर पीजेंट और जो वर्किंग क्लास है उसका बहुत ही कम पार्टिसिपेशन, या फिर कई जगह बोला गया नो पार्टिसिपेशन है। अब हम लोग एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिच जो पीजेंट है इनके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी रिच पीजेंट के बारे में। सो इनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला है। सो इनका जो स्ट्रगल था वो अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो ब्रिटिशर हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस। सो रिच पीजेंट कम्युनिटीज आपको याद रखने कौन सी थी, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट।
इस मूवमेंट में मेनली यही एक्टिव थे। सो मेन जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे? गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट। नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, ये कॉमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। दे वर वेरी हार्ड हिट, इनको काफ़ी नुकसान हुआ बाय द ट्रेड डिप्रेशन, जो 1929 में जो हुआ था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। उसी समय जब प्राइस कम हो रहे थे उसका बहुत ज़्यादा इनको जब नुकसान हुआ था। सो ये भी एक मेन रीजन था जिस वजह से ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट, एज दे कैश इनकम डिसअपियर, जब उनकी कैश इनकम कम हो गई, दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, जिस वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड पे नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, दिस रिच पीजेंट बिकेम सपोर्टर ऑफ द सीडीएम, इन्होंने सीडीएम को सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज। इसके अलावा फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज, स्वराज का उनका मीनिंग था वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ये आपको याद रखना है। उनके लिए स्वराज का मीनिंग था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो कि कौन डिमांड कर रहे थे? ब्रिटिशर। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं पुअर पीजेंट की। पुअर पीजेंट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। दे वर अगेंस्ट रिच पीजेंट, वो रिच पीजेंट के अगेंस्ट थे, जिस वजह से उन्होंने नो रेंट कैंपेन भी चलाया था इनके अगेंस्ट। सो दे स्टार्टेड नो रेंट कैंपेन, जिस वजह से कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, आपको ये भी याद रखना। सो नो रेंट कैंपेन किसने चलाया था? पुअर पीजेंट ने। अब इनकी डिमांड देख लेते हैं। बेसिकली इनकी दो डिमांड थी। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ रेंट, वो चाहते थे कि रेंट को कम कर दिया जाए। इसके अलावा रिमिट द अनपेड रेवेन्यू, और जो अनपेड रेवेन्यू है जिसको पेड नहीं किया गया उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। ये बेसिकली इनकी दो डिमांड थी। अब आपको ये जानना है, जो पुअर पीजेंट थे इनको रेंट देना पड़ता था जो रिच पीजेंट थे, और रिच पीजेंट को जो भी रेवेन्यू था वो देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो ये साइकिल इस तरीके से आपको याद रखनी है। सबसे नीचे पुअर पीजेंट, उससे ऊपर रिच पीजेंट, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिच पीजेंट बेसिकली ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। नाउ दो कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज बिजनेस क्लास। दे सपोर्टेड द सीडीएम, इन्होंने सीडीएम को सपोर्ट किया था। अब इसमें आपको याद रखना है कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज मेड ह्यूज प्रॉफिट, उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So Indian merchants and industrialists had made huge profit and became powerful, जिस वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो चुके थे। सेकेंड पॉइंट, दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी ब्रिटिशर की पॉलिसीज हुआ करती थी जिस वजह से बिजनेस एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, वो उनके अगेंस्ट थे। और ऐसा हुआ भी था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था, या फिर उस दौरान काफ़ी इनको प्रॉफिट हुआ था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी एक्टिविटीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिस वजह से वो लोग ब्रिटिशर से नाराज़ थे। अब इनकी डिमांड देख लेते हैं। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, उनको लगता था जो फॉरेन गुड्स है काफ़ी सस्ते होते हैं, जिस वजह से लोग उनको ज़्यादा परचेज करते हैं, तो वो जो इनका इंपोर्ट होता है उनके अगेंस्ट थे। सेकंड, रुपी स्टर्लिंग, स्टर्लिंग जो ब्रिटेन की करेंसी सिस्टम को कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डेट वुड डिस्करेज इंपोर्ट, और वो डिमांड कर रहे थे कि रुपी स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है वो इस तरीके से होना चाहिए जो उनको फेवर करे और जिससे इंपोर्ट कम से कम हो। इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आपका नाम याद रखना होगा। सो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपको नाम याद रखना है दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, जो बनाई गई थी 1920s में। एंड नेक्स्ट थी फिक्की, जो बनाई गई थी 1927। इसका ईयर भी आपको याद रखना है फिक्की की। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
नाउ आप देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे बिजनेस क्लास में, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट और या फिर कॉलोनियल जो कंट्रोल हुआ करता था ओवर द इंडियन इकोनॉमिक्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसके ऊपर अटैक किया और इसके अलावा सपोर्ट किया सीडीएम को व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। इसका मतलब सीडीएम जो फर्स्ट हुआ था उसको इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन जब सेकंड सीडीएम स्टार्ट किया तब उनको लगा कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जिस वजह से इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एड, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि हेल्प की थी। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रेफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। पहले आपको याद रखना है कि सीडीएम के लिए इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी थी और इन्होंने मना कर दिया था बाय और सेल करने से कोई भी जो इंपोर्टेड गुड्स था। नेक्स्ट, वरीड, उनको किस बात की चिंता थी ये बताना है। सीडीएम जो सेकंड फेज हुआ था उसमें, क्योंकि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो वरीड थे अबाउट स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, उनको लगा था अब मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट, प्रोलॉन्ज डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो भी काफ़ी समय से डिस्टर्ब चल रही थी। और लास्ट, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, और उनको लगा जो वर्किंग क्लास है यानी कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। ये फोटो दे रखी है जीडी बिरला और इस साइड फोटो है जवाहरलाल नेहरू जी इज बीइंग ग्रीटेड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ कैटेगरी पढ़ते हैं वर्किंग क्लास, जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर भी बोल सकते हैं। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सीडीएम इन लार्ज नंबर, इन्होंने मिनिमम पार्टिसिपेशन किया था यहाँ पर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़ दिया जाए तो उनका जो पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ, और उसका मेन रीज़न ये भी था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस के साथ बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ये दूर हो गए वर्किंग क्लास। नेक्स्ट, सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सीडीएम, और कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट भी किया सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, और गांधी जी के कुछ प्रोग्राम को उन्होंने फॉलो किया, लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। उनकी डिमांड है, ये आपको याद रखनी है बेसिकली, उनकी डिमांड क्या थी। सो दे वर अगेंस्ट लो वेजेस, उनके जो वेजेस कम थे उनके अगेंस्ट थे। इसके अलावा पुअर वर्किंग कंडीशन, इन दोनों के वो अगेंस्ट थे। सो वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, इंक्रीज द वेजेस, और जो इनकी वर्किंग कंडीशन है इसको इम्प्रूव कर दिया जाए, ये इनकी डिमांड थी। नेक्स्ट, दे वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930s, 1930s में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की और डॉक वर्कर्स ने की थी 1932 में। इसके अलावा 1930s थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वर गांधी कैप्स, उन्होंने वोर गांधी कैप्स मतलब गांधी जी की कैप्स उन्होंने पहनी एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन। ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट, 1930s में बहुत सारे वर्कर्स ने जो छोटा नागपुर टिन माइंस में काम कर रहे थे उन्होंने गांधी जी की टोपी पहनी और प्रोटेस्ट रिलीज बाइकआउट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। नाउ इसमें लास्ट पॉइंट आता है, बट द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, लेकिन जो कांग्रेस थे वो उनकी डिमांड को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी बिजनेस क्लास को। सो उनको लगा बिजनेस क्लास नाराज हो जाएगी, जिस वजह से वो उनकी डिमांड को शामिल नहीं करना चाह रहे थे। सो लास्ट हम लोग देखते हैं वुमेन के बारे में। सो वुमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च। गांधी जी का जब सॉल्ट मार्च हुआ था उस समय थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम।
तो बहुत सारी वुमेन अपने घर से बाहर निकल के गांधी जी की बातों को सुनने के लिए आती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने पार्टिसिपेट किया रैलीज में, प्रोटेस्ट मार्च में। और बहुत सारी महिलाओं ने सॉल्ट बनाया, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ, और इसके अलावा लिकर शॉप को भी पिकेटेड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी वेंट टू जेल, और कुछ वुमेन जेल भी गई। आपको याद रखना है कि जो अर्बन एरियाज है उसमें कौन सी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। दिस वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अर्बन एरियाज में ये जो वुमेन हुआ करती थी ये हाई कास्ट फैमिली से आती थी। और अगर रूरल एरियाज की बात करें, दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड। रूरल एरियाज में ये रिच पीजेंट हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी। लास्ट पॉइंट, मूव बाय गांधी जी's कॉल, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। और वो अपनी ड्यूटीज को सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन मानती थी। जब भी गांधी जी इनको किसी भी मूवमेंट के लिए उनको बुलाते थे तब वो उनको एज ए अपनी ड्यूटी सर्व करती थी। अब इन सब का कंक्लूजन देख लेते हैं एक टेबल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर बेसिस दे रखे हैं। सो पार्टिसिपेशन देखते हैं। रिच पीजेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं और किसका मैक्सिमम था, बिजनेस क्लास का भी मैक्सिमम था। वुमेन का हम लोग देख ही चुके हैं, उनका मैक्सिमम था। और अगर जो दो कैटेगरी बच गई, पुअर पीजेंट और जो वर्किंग क्लास है, इनका पार्टिसिपेशन मिनिमम था। और वो किसके अगेंस्ट थे, जो रिच पीजेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। इसके अलावा बिजनेस क्लास भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो पुअर पीजेंट थे वो अगेंस्ट थे रिच पीजेंट यानी कि लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थे, और वर्किंग क्लास अगेंस्ट थे बिजनेस क्लास के। इसके अलावा इनकी डिमांड क्या थी, रिच पीजेंट की डिमांड थी रिडक्शन ऑफ हाई रेवेन्यू। जो हाई रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी वो चाहते थे उसको कम कर दिया जाए। इसके अलावा पुअर पीजेंट डिमांड कर रहे थे रिडक्शन ऑफ जो लैंड रेंट हुआ करता था उसको कम करने की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो अनपेड रेंट था वो चाह रहे थे उसको माफ कर दिया जाए। बिजनेस क्लास चाहती थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। इसके अलावा रुपीस स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी चाह रहे थे कि उनके फेवर में हो। और जो लास्ट कैटेगरी है वर्किंग क्लास, इनकी डिमांड थी अगेंस्ट लो वेजेस, और पुअर जो वर्किंग कंडीशन है उसके लिए वो डिमांड कर रहे थे कि ये कंडीशन इम्प्रूव कर दी जाए। अब इसी में ही एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई डिड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन नॉट ब्रिंग एनी रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वुमेन ने पार्टिसिपेशन जब सीडीएम में किया था उसके बावजूद भी उनकी जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। सो आपको बताना है, येट दिस इंक्रीज द पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज। सो इसके बेसिकली टू रीजन थे। गांधी जी was convinced that it was the duty of women to look after home and herd, be good mother and good wife। गांधी जी को लगता था ये वुमेन की ड्यूटी है कि वो अपने घर का ध्यान रखे और किचन का ध्यान रखे, और इसके अलावा वो एक गुड मदर और गुड वाइफ बने। सेकेंड पॉइंट, फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ, कांग्रेस नहीं चाहती थी या फिर नॉट इंटरेस्टेड टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको कोई बड़ी पोस्ट या कोई ऐसी पोजीशन नहीं देना चाह रही थी वो। सो इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, और वो सिर्फ उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस पे ही फोकस कर रही थी। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सीडीएम या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको तीन कैटेगरीज में पढ़ना है, और पहले जो दो कैटेगरीज है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लास्ट वाले की आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। फर्स्ट है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित। जो दलित क्लास है उसका पार्टिसिपेशन सीडीएम में बहुत ही कम था। इसके अलावा मुस्लिम का भी इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम देखा गया था। और लास्ट, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित के बारे में। तो कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीस। सनातनीस कौन है?
द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। कांग्रेस सनातनीज को सपोर्ट करती थी, जिस वजह से दलित को वो इग्नोर कर रही थी। जब ऐसा होने लगा तो गांधी जी को लगा कि जो दलित है, लोअर कास्ट है, इनके सपोर्ट की जरूरत है। तब हम लोग देखेंगे क्या स्टेप लिए। सो द स्टेप्स टेकन बाय गांधी जी टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। महात्मा गांधी declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। गांधी जी को ऐसा लगता था अगर अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया गया तो हम लोग अगले 100 साल तक भी स्वराज अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि इंडिया में स्वराज नहीं आ पाएगा। इसलिए अनटचेबिलिटी को खत्म करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन। इसका मतलब अनटचेबल को हरिजन गांधी जी ने कहा था। हरिजन का मीनिंग होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, ताकि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल सके। इसके अलावा पब्लिक वेल, टैंक, रोड्स और स्कूल्स, हर जगह गांधी जी उनके लिए सत्याग्रह कर रहे थे ताकि उनको एंट्री मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट। गांधी जी खुद टॉयलेट साफ करते थे ताकि टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द बंगीज दैट इज स्वीपर्स, ताकि जो स्वीपर क्लास है उसके जो काम है उसको भी डिग्निटी मिल सके। लास्ट पॉइंट, ही परसुएडेड अपर कास्ट। गांधी जी ने अपर कास्ट को भी समझाने की कोशिश की ताकि वो अपना जो हार्ट है और जो उनके अंदर उनके लिए जो नफरत है वो ख़त्म हो जाए और चेंज हो जाए उनकी जो थिंकिंग है उनके लिए। नाउ नेक्स्ट, अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ दलित लीडर्स। दलित लीडर्स का क्या रिएक्शन था। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया और वो डिमांड करने लगे रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो दलित लीडर का रिएक्शन ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए और रिजर्व सीट की डिमांड करने लग गए। नेक्स्ट, वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से ही अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। डेट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो दलित की सीट होगी उसके ऊपर कैंडिडेट भी दलित का होगा और जो उसको वोट देगा वो भी दलित का होगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनको लगा सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की मदद से ही जो उनकी सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। अब दलित लीडर्स बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। सो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन किसने बनाई थी? बी आर अम्बेडकर जी ने, और ईयर भी याद रखना आपको 1930s। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैश विद महात्मा गांधी जी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उनका गांधी जी के साथ बहस हो गई थी। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे हुई थी? लंदन में। और वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रोविजन ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की मेन रीज़न ये था कि जो दलित लीडर्स हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, और इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी अनाउंस कर चुकी थी कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अगेंस्ट गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको याद रखना है पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932। और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। अब इसके प्रोविजन पढ़ लेते हैं। इट गेव द डिप्रेस क्लास रिजर्व सीट। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डिप्रेस क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट, इनको रिजर्व सीट पूना पैक्ट ने प्रोवाइड की। और सेकंड पॉइंट, दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। और उनका जो वोटेड किया जाएगा, चुनाव होगा, वो जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा होगा, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको डिनाइड कर दिया गया था। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, या फिर बोल सकते हैं लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम के बारे में। पहले जानते हैं कि क्या रीज़न था कि उनका पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों था। सबसे पहला पॉइंट, फेल एलिनेटेड, यानी कि उनको
कांग्रेस से परायापन लगने लग गया था, उनको लगता था कि वो अलग हैं उनसे। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, यानी कि जब 1920 से लेकर 22 तक एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट चला था, उसके बाद जो मुस्लिम है उसका बहुत सारा जो लार्ज अमाउंट में लोग हैं वो कांग्रेस से अलग होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज कांग्रेस एसोसिएट हो चुकी थी विद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जिस वजह से वो कांग्रेस से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। So from the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group, जैसे हिंदू महासभा। कांग्रेस ज़्यादा क्लोज होती गई किसके साथ? हिंदू महासभा से, जिस वजह से जो मुस्लिम है वो कांग्रेस से दूर होना स्टार्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट, कम्युनल क्लैशेस, यानी कि आपस में हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होना स्टार्ट हो गए थे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन, इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो ज़्यादा खराब हो गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फर्वर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, और इसके अलावा इनके बीच में दंगे और ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। नाउ नेक्स्ट, 1927 एफर्ट्स वर फोर्ज्ड। 1927 में मुस्लिम ने कोशिश की थी बट वो फेल हो गई थी। अब यही जानेंगे डिटेल से कि वो फेल कैसे हुई। सो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू री नेगोशिएट, यानी कि उन्होंने दोबारा से बातचीत करनी स्टार्ट की एंड अलायंस, गठबंधन बनाने की कोशिश की। एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्ज, लेकिन ऐसा लगा ये सब कुछ नकली है, ये दिखावा है। The important difference were over the question of representation in the future assemblies, और जो मेन इनके बीच में जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब भी फ्यूचर असेंबलीज बनेगी तब उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन हिंदू को दिया जाएगा, कितना मुस्लिम को। सो हिंदू महासभा अपोज देयर डिमांड। अब पढ़ते हैं हिंदू महासभा ने उनकी डिमांड को कैसे अपोज किया। सो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। 1927 के टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना जब कांग्रेस के साथ रीनेगोशिएट कर रहे थे तब वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को भी गिव अप कर रहे थे, लेकिन वो इसके बदले में और डिमांड कर रहे थे। उनकी फर्स्ट डिमांड थी रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली, वो सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस। इसमें दो प्रोविंस आती है बेसिकली, बंगाल एंड पंजाब। इन दो मुस्लिम प्रोविंस में वो चाह रहे थे कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, आपको याद रखना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसमें सारी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही थी, in 1928 disappear when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के M.R. जयकार ने उनकी पूरी डिमांड को स्ट्रांगली अपोज कर दिया, जिस वजह से इनके बीच में सहमति नहीं हो सकी। नाउ कुछ और रीजन भी थे। स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, कुछ मुस्लिम लीडर्स को ये डर लग रहा था कि उनको एज ए स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी मिलेगा विद इन इंडिया। नेक्स्ट, कल्चर एंड आइडेंटिटी, दे फियर डैट, उनको ऐसा डर लगता था कि द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज, यानी कि उनकी आइडेंटिटीज, उनका कल्चर सब सबमर्ज हो जाएगा अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो जिस वजह से उनका डोमिनेशन रहेगा और उनका जो भी आइडेंटिटीज है और वो कल्चर है वो उसी में ही सबमर्ज हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि जो मुस्लिम है उसने सेकंड जो गांधी जी का जो बड़ा मूवमेंट था CDM, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स विच प्रोमोटेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको बताना है ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिससे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। सबसे पहला रीजन आता है यूनाइटेड स्ट्रगल। इसका मतलब जब सब लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिशर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया
तब नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। सो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, इसका मतलब ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल प्रोसेसेस। जो भी कल्चरल प्रोसेसेस होता है उससे भी नेशनल जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है और लोगों में नेशनलिज्म क्रिएट होता है। सो देयर वर ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन। अब इसमें कल्चरल प्रोसेसेस में क्या आता है, हिस्ट्री, फिक्शन, इसके अलावा फोकलोर या फोक सॉन्ग, पॉपुलर जो भी प्रिंट है, सिंबल है, ऑल प्ले ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सब इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कॉमन आइडेंटिटी, और कॉमन आइडेंटिटी के लिए यूज किया गया था इमेज ऑफ भारत माता। सो द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन ए फिगर और इमेज। किसी भी देश की जो आइडेंटिटी है उसको एक फिगर या फिर इमेज में सिंबलाइज किया जाता है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, और इस इमेज की मदद से लोग अपने देश को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी में देखते हैं, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अब भारत माता के बारे में जानेंगे। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको याद रखना है सबसे पहले ये इमेज किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम, और ये भी आपको याद रखना है वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और उनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल, और उनके नॉवल का नाम भी याद रखना है आनंद मठ, और आनंद मठ में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905 इन बंगाल। नाउ नेक्स्ट, मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर। आपको इनका भी नाम याद रखना है, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की जो पेंटिंग है वो किसने पेंट की थी, सो अबिंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर। इंडियन फोकलोर को दोबारा से रिवाइवल किया गया ताकि लोगों में नेशनलिज्म क्रिएट किया जा सके। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, यानी कि इंडियन पुरानी जो स्टोरीज है उनको लोगों को दोबारा से कलेक्ट किया गया, बताया गया। नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल, और जो भी नेशनलिस्ट है उन्होंने फोक टेल को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। संग बाय बार्ड्स, जो बार्ड्स के द्वारा गाए जाते थे। एंड दे टूर विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लेजेंड्स, और वो गांव-गांव जाकर फोक सॉन्ग को कलेक्ट करते थे। सो दिस टेल दे बिलीव गेव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, और उनको ये लगता था इसके माध्यम से जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसकी सही तस्वीर लोगों के सामने आती है। सो डेट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय आउटसाइड फोर्सेस, और इसको ब्रिटिशर के द्वारा करप्ट कर दिया गया था और डैमेज कर दिया गया था क्योंकि वो इसको चेंज करना चाह रहे थे। अब इसमें लीडर आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी, और इसके अलावा नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री के बारे में और भी आपको याद रखना है। इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल, और उनके तमिल फोक टेल का नाम आपको याद रखना है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सो नतेशा शास्त्री का नाम स्पेशली आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंबल एंड आइकॉन। सिंबल और आइकॉन का भी यूज किया जाता था, और सिंबल में स्पेशली ट्राई कलर फ्लैग यूज किया जाता था। पहले फ्लैग इस तरीके का हुआ करता था ड्यूरिंग 1905 के टाइम पर जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद जो हमारा फ्लैग है वो चेंज हुआ गांधी जी के आने के बाद में। ये यहाँ पर सेंटर पे ये आप ये देख सकते हो चरखे का यहाँ पर सिंबल, और जो प्रेजेंट फॉर्म में ये है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसको अडॉप्ट कर लिया गया था। सो इसको पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905 इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग जिसका कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो कलर है, उसके बाद ये व्हाइट कलर हो गया था, वॉज डिजाइन बाय 1921। उसके बाद 1921 में गांधी जी है डिजाइन द स्वराज फ्लैग, फिर गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया।
अब हम लोग देखते हैं ग्लोरी ऑफ हिस्ट्री, जो लास्ट रीजन है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियन है उन्होंने हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट किया, दोबारा से लोगों को समझाया, क्योंकि जो ब्रिटिशर है वो उसको गलत तरीके से लोगों तक इसका मीनिंग्स पहुंचा रहे थे। सो अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और जो दूसरा तरीका था नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। इंडियन अब जो हमारे पास्ट में जितने भी ग्रेट अचीवमेंट है उसको कलेक्ट करने लगे। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम, और एंशियंट टाइम में हमारा जितना भी अच्छा जो डेवलपमेंट किया था हमने उसको उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, चाहे हमारे आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर या फिर लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट्स, और जो ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था इन सब के बारे में लोगों ने दोबारा से लिखना स्टार्ट किया। और ये मैसेज दिया जा रहा था कि जो हमारा हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी और हम लोग भी काफ़ी पावरफुल कंट्री हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है, वैसे शॉर्ट नोट आपको बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका बेसिक दो रीज़न थे, बिकॉज फर्स्ट रीज़न था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो इंडिया में कब आया था? 1942 में, क्योंकि जो ब्रिटेन है उनकी जापान से हार हो रही थी तो उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा गया और वो चाहते थे कि इंडिया का सपोर्ट मिले। और क्रिप्स मिशन को सभी ने रिजेक्ट कर दिया था, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो या फिर हिंदू महासभा हो, बिकॉज ये डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रहा था और इसके बहुत सारे जो प्रोविजन थे वो बाकियों को पसंद नहीं थे। इसके अलावा सेकेंड रीजन था इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ना कांग्रेस की डिमांड क्या थी? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया एंड क्विट इंडिया। कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि जो पावर है इमीडिएटली उनको ट्रांसफर कर दी जाए, और ब्रिटिशर को वो चाहते थे कि वो तुरंत इंडिया को छोड़कर चले जाएं। स्लोगन आपको याद रखना है, डू और डाई, जो किसने दिया था? गांधी जी ने। और इसके अलावा कुछ जो नए लीडर्स जो उस समय काफ़ी फेमस हुए, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशफ अली और इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, ये जो लीडर एसोसिएटेड है क्विट इंडिया मूवमेंट से। आपको इस सारे लीडर का नाम भी याद रखना है। नाउ अब देख लेते हैं हम लोग अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस लॉन्च ईयर देखेंगे। एनसीएम लॉन्च किया गया था 1921 में और सीडीएम लॉन्च किया गया था 1930s में। इसके अलावा इसके बेसिक रीजन क्या थे? एनसीएम के बेसिक रीजन, एनसीएम मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं एनसीएम के क्या रीजन थे। पहला रीजन था रोलेट एक्ट, जो हमने देखा था 1919 में आया था। इसके अलावा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये भी एक रीजन था, और खिलाफत इशू भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सीडीएम के बेसिक जो रीजन थे वो थे रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, बट सभी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट 1929 में साइमन कमीशन जो आया था उसको लोगों ने पसंद नहीं किया था, फेलियर ऑफ साइमन कमीशन। और नेक्स्ट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में हुआ था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में। सो ये बेसिक रीज़न थे। मीनिंग देख लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है नॉट टू कोऑपरेट, इसका मतलब कोऑपरेट नहीं करना। और सीडीएम का मतलब होता है कि कोऑपरेट भी नहीं करना एंड ब्रेक द लॉ, इसका मतलब जो भी लॉ है उनको ब्रेक करना है। अब हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया था। ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, ये हुई थी 5 फरवरी को, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। इसके अलावा जो सीडीएम है, सीडीएम को गांधी इरविन पैक्ट की वजह से विड्रॉ किया गया था और ये हुआ था 5 मार्च 1931।
नाउ अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम और वुमेन का पार्टिसिपेशन किस में ज़्यादा था और किस में कम था। मुस्लिम का जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था वो था एनसीएम में, बिकॉज उस समय खिलाफत इशू था जिस वजह से। लेकिन हम लोग देख चुके हैं लिमिटेशन ऑफ सीडीएम में कि जो मुस्लिम है उसका काफ़ी कम पार्टिसिपेशन था सीडीएम में, बिकॉज बहुत सारे रीज़न थे जो हमने जाने थे। इसके अलावा वुमेन का पार्टिसिपेशन एनसीएम के टाइम पर कम था, बट सीडीएम के टाइम पर इनका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। सो स्टूडेंट, इस तरीके से ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है।